एनईपी को बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज मिले, कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, कुछ ने कहा बहुत बुरा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? फिजिक्स का पहला लॉ होता है, न्यूटन का पहला लॉ होता है, उसको नेचर का पहला लॉ आता है कि जो चीज जैसे चल रही है वो वैसे चलती रहे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थात स्टेटस को बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन बदलाव से ही चीजें इंप्रूव होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिव्यक्ति, चर्चा से संभव है। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड 4 में। और आज है हमारे साथ रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय कुमार अरोड़ा। नमस्कार, और ममता जी और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। Microphone check, we get a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moody. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। तो इसी के साथ हम अब आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, of being principal of such a prestigious college and university, so what was his journey about this? See, my journey started of Delhi University like you people. I was a student of this great university. It is a 100-year-old university. I mean, I would say that this is the only university in whole of the country which could have presently running in 102 years and could have 101 convocation. The meaning of that is without break academic इस यूनिवर्सिटी की जर्नी कंटिन्यूस रही, कोई ब्रेक नहीं आया। ये शायद दिल्ली विश्वविद्यालय ही एक भारतवर्ष का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें कोई एकेडमिक ब्रेक नहीं आया, और उसका पार्ट होना मेरे और आप सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं स्टूडेंट रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, और उसके बाद में पीएचडी करने के बाद थोड़ा देर विदेश भी गया अपने रिसर्च और पीएचडी के पोस्ट पीएचडी के काम के लिए। उसके बाद से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर रहा, टीचर रहा 2 कॉलेजेस में, जिसे हम एडहॉक टीचर कहते हैं। उसके बाद में एक नया कॉलेज शुरू हुआ 94 में, उस कॉलेज का फाउंडर मेंबर रहा, सीनियर मोस्ट टीचर रहा, प्रिंसिपल रहा एक कॉलेज में, फिर दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल रहा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच को मैंने सर्व किया, और अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से भी एक पुराने कॉलेज, जो कि इस वक्त 108 वर्ष पुराना कॉलेज है, उसका को सर्व करने का मुझे मौका मिला। तो उस सब के लिए मुझे बहुत खुशी भी है और अपनी तरफ से चेष्टा है कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं। सर, आपका पास बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। लाइक आप स्टार्टिंग से दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहे हैं। उसके बाद जब आपको रामजस कॉलेज में प्रिंसिपल बनने का मौका मिला, तो आपको ये यहाँ के ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या लगता है? लाइक एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव है बच्चों को लेकर, उसको रामजस कॉलेज कैसे फुलफिल कर रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछले कुछ वर्षों में इसका स्वरूप बदल गया। तो नेचुरली दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्वरूप बदला तो कॉलेजेस का स्वरूप भी बदल गया। आज हम बैठे हैं बहुत ईज में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हैं, और आप एक बिल्कुल जैसे कमर्शियल वे में एक स्टूडियो में इंटरव्यू होती है वो कर रहे हैं। तो समाज बदल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय भी बदल रहा है, और हम भी बदल रहे हैं। शायद हमारे लोगों का बदलना आप लोगों से स्लो है, शायद उम्र का फर्क है, लेकिन आप लोगों की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय, मतलब आप लोगों का मतलब जितने स्टूडेंट हैं उसकी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ही फास्ट स्पीड में बदल रहा है। और जो चेंजेस हो रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टूडेंट है या ऑफिसर्स, वो सब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और शायद भारत का भविष्य काफी अच्छा होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है और सोच है कि 2047 कम से कम आप लोगों के लिए हम विकसित जरूर होंगे, और विश्वविद्यालय भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और उससे ज्यादा आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। सर, आपने अभी बदलाव के बारे में बोला, अभी हम देख रहे हैं कितने सारे बदलाव हो रहे हैं। अभी एनईपी आया,
एनईपी को बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज मिले, कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, कुछ ने कहा बहुत बुरा है, एंड बहुत लोग कह रहे हैं सेक वैक और एईसी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके एडिशन के बारे में। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब एनईपी आया तो उस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन ब्रांच में था, और दिल्ली एग्जामिनेशन ब्रांच को भी वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट की और उन चेंजेस को देखा और समझा, और जब मैं प्रिंसिपल बना तो उस चेंजेस को दूसरे आयाम से या दूसरी डायमेंशन से देखने का मौका मिला। देखिए, फिजिक्स का पहला लॉ होता है, न्यूटन्स का पहला लॉ होता है, उसको नेचर का पहला लॉ आता है कि जो चीज जैसे चल रही है वो वैसे चलती रहे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थात स्टेटस को बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन बदलाव से ही चीजें इंप्रूव होती हैं। एनईपी का मतलब सिर्फ एक नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। हमारे सिस्टम बदलते रहे। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में देखें तो बहुत देर तक एनुअल सिस्टम था, और एनुअल सिस्टम के बाद में हम सेमेस्टर सिस्टम में आए, जो 2010 में साइंस में आया, 2011 में बाकी सारे कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सेमेस्टर सिस्टम आए। उसके बाद में 2015 में CBCS विच इज नोन एज द चॉइस बेस्ड कैरिकुलम स्ट्रक्चर आया, जिसमें चॉइस थी। उसके बाद में LOCF आया, लर्निंग आउटकम उसमें इंट्रोड्यूस हो गया 2019 में, और 2022 में हम एक नया सिस्टम लाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर, जिसको हम UGCF 2022 कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2022, क्योंकि 2022 में हमने इसको लागू किया। इसमें सैक वैक AEC आप कह सकते हैं कि ये नया है, लेकिन वो CBCS में भी था। इसमें क्या बेसिकली बदलाव आया? अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बदलाव ये था कि जो बच्चा जैसे करना चाहता है वो वैसे कर सकता है। अगर आप मेरे से सिंपल भाषा में पूछे तो मैं NEP को कहता हूं, जैसा आपको सूट करता है आप बना लीजिए। आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट पड़े हैं। अगर आपको चाय बनानी है स्ट्रांग तो आप चाय की पत्ती ज्यादा डाल लीजिए। अगर आपको दूध वाली चाय पसंद है आप दूध ज्यादा डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए। आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू कैन डिजाइन योर कोर्स अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, योर ओन पोटेंशियल। ये है NEP। अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, स्किल, हम बहुत सारे स्किल करते थे। जब हम स्टूडेंट थे तब कंप्यूटर नया नया आया था, तो शायद सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नहीं था। बहुत सी प्राइवेट कंपनियां आई, लोगों ने पैसा देके कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद सरकार ने भी अपने कैरिकुलम में कंप्यूटर डाल दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, इस तरह की चीजें आ गई। अब मुझे जो लगता है कि इस NEP में यह है कि जो चीजें हम बाद में करते थे हमारे उस NEP के विजन में आज ही अवेलेबल है, ताकि कोई बाहर से आपको हमें ना जाना पड़े। अगर मैं आज के दिन में गीता पे पढ़ना चाहता हूं तो गीता को पढ़ना सिर्फ ये कोई रिलीजन बेसिस टेक्स्ट नहीं है, ये अपने आप में बहुत वैल्यू आपको ऐड करती है। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज में इस तरह के कोर्सेज हैं। ठीक है, अगर आप फिट इंडिया की बात करते हैं, अब अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर हर गली में लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब उससे 30-40 साल 50 साल पुराने चले जाएं तो मैदान होते थे तो लोग गिल्ली डंडा खेलते थे। तो अब वो कहते हैं कि आप अपनी फिट इंडिया के तहत आप पढ़िए भी और अपने आप को फिट भी रखिए, और आपको उसमें एग्जाम का बेनिफिट भी होगा। तो ये चीजें थी, लेकिन जिसे आप कह सकते हैं वो डिस्क्रीट थी। ठीक है, बहुत सारी हमारी बेटियां पहले घर में काम करती थी। ठीक है, अब वो घर में काम करती थी तो वो खाना बनाना सिखाती थी। अरे भाई, आप ये चीजें यहाँ सीख लीजिए, आप बेकरी का कोर्स कर लीजिए। आज के दिन में नॉर्मल तो हम खाना खाने से जब थोड़ा सा बोर हो जाते हैं तो हम बाहर जाते हैं, तो बाहर जाके हम क्या खाते हैं? वो चीजें खाते हैं जो नॉर्मली हम नहीं बनाते। तो आजकल की यंगस्टर, मुझे ये कहना चाहिए कि सिर्फ हमारी बेटियां नहीं, कुछ बेटे भी आजकल इस तरह के प्रोफेशन में आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो चीजें हम डिस्क्रीट वे में कभी कभी छुप के करते थे, वो अपने कैरिकुलम के पार्ट में कर सकते हैं। हम बहुत सारे बच्चे, और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा एज ए टीचर, कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो कि
साइंस बैकग्राउंड से हैं और छोटे छोटे गांव से आते हैं, तो शायद वो अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन उनको सब्जेक्ट आता है। मैंने खुद देखा एक स्टूडेंट का, मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाता था, उसके 50 में से 49 मार्क्स आए, लेकिन जब वो दूसरे फिजिक्स के पेपर की बात होती थी तो शायद वो अंग्रेजी में लिखना थोड़ा सा हेजिडेंट होता था, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा, मैथमेटिक्स में इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस सारी चीजों को ध्यान रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये डिसीजन लिया कि आप एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से है जिसमें एनवायरनमेंट कंपल्सरी है, लेकिन जो दूसरा भाषा, तो कोई भी हमारी जो भाषा है, मातृभाषा, या जिस रीजन में आप रहे हैं उसकी भाषा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने में एनईपी के अंदर कुछ बच्चों के लिए, एक बच्चे, दो बच्चों के लिए भी वो कोर्सेज रन किए और वो पढ़े। तो क्या आज से पहले हम ये सोच सकते थे कि अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ और मेरी मातृभाषा गुजराती है और मैं गुजरात से हूँ, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? भाई यहाँ नहीं होगा, लेकिन एनईपी में बेनिफिट है, आप गुजराती पढ़ सकते हैं, आप नेपाली पढ़ सकते हैं, आप मणिपुरी लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, ये तो पहले भी थी, लेकिन बहुत लिमिटेड भाषा थी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। अब आप जितनी भाषाएं हमारे संविधान में लिखी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं, तो ये एडवांटेज है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मत पढ़िए, लेकिन अगर आप कोई और रिलीजियस लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, तो ये एडवांटेज हो गया। तो अब आप उस व्यक्ति को जो हिंदी पढ़ना चाहता है उसके लिए शायद उन भाषाओं का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमने उसके लिए तो कहा ही नहीं कि उसके महत्व है, महत्व तो उसके लिए है जो वो पढ़ना चाहता है। सो जो आपने एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स बनाए उसके अंदर आपने हर भाषा का एडवांटेज दिया जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, और जब आपने वैल्यू एडेड कोर्सेज की बनाई, आपको बहुत सारी ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको निजी जिंदगी में उसको बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारी स्किल ऐसी हैं जो आप कभी कभी घर में या समाज में या कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सीखते थे, आप यहाँ सीख लीजिए, और रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी ये नहीं कहा कि हमने ये 10, 20, 50 कोर्स, 100 कोर्स बना दिए, इसके बाद हम नहीं ऐड करेंगे। दे कीप ऑन एडिंग इट। जब वो देखते हैं कि समाज में लोग इस तरह के कोर्सेज भी चाहते हैं, तो ये बड़ा बेनिफिट है। इसको फ्लेक्सिबिलिटी है एनईपी में जो पहले में नहीं थी। ये तो हुआ आपका क्वेश्चन था कि इसके अंदर एनईपी में सैक, वैक और एईसी, लेकिन इसके अलावा हमारे कोर्सेज में जो सबसे ज्यादा कोर्स में स्टूडेंट पढ़ते थे वो बीए प्रोग्राम होता था। लेकिन बीए प्रोग्राम को अगर कहा जाता था तो लोग ये सोचते थे कि जिसको किसी अच्छे कोर्स ऑनर्स में नहीं मिला तो वो बीए प्रोग्राम में जाता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने एनईपी के अंदर बीए प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर बदला वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना स्ट्रांग हो गया कि वो किसी भी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनर्स कोर्स से किसी भी सेंस में कम नहीं है। तो ना कि सिर्फ सैक वैक के, जो से हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स कहते हैं, उसको भी स्ट्रेंथन किया। उसके अलावा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, यानी कि अगर वो किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, जिसको हम स्टूडेंट की भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं, तो उस सब्जेक्ट की में कई तरह के एक्सपर्टीज भी वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में ले सकता है। तो इसके अंदर चॉइस बच्चे के लिए बहुत बढ़ गई। हाँ, जब चॉइस बढ़ती है तो फिर अगर तो कंफ्यूजन भी बढ़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए। जब मेरे पास बहुत सारी चॉइस है तो, और अगर मैं उन चॉइस के बारे में नहीं समझ रहा और अगर मैं गलत चॉइस ले लेता हूं कि मेरे दोस्त ने ले लिया या उस कॉलेज में मेरे को ये चॉइस मिल रही है, तो ये गलती होना स्वाभाविक है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें एक्सपर्ट से, अपने टीचरों से ये ऑप्शंस के बारे में जरूर पूछना चाहिए, और ऑप्शंस आपको अपने इंटरेस्ट और अपने पोटेंशियल के हिसाब से लेने चाहिए। इसलिए कंफ्यूजन जरूर होता है, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है और मेरे को नहीं समझ आती, तो उससे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है और किसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। कई बार कोई चीज मेरे लिए अच्छी है लेकिन मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं कर सकता, तो मुझे सेकंड ऑप्शंस लेनी पड़ती है। लेकिन सारे ऑप्शंस को पहले
देखना, समझना, वे करना चाहिए और अपने पोटेंशियल और अपनी चॉइस के हिसाब से हमें वो डिसाइड करना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जितना हमारा इंटरेस्ट है, जितना हमने किया है। बट उसी के साथ आपने अभी लैंग्वेजेस की बात करी, तो हमने देखा है हर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। रामजस कॉलेज में भी है, मैं खुद एक जगह से सीख रही हूँ। तो इसके बारे में जो ग्लोबल एजुकेशन है, इसमें कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर रही है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने फॉरेन लैंग्वेज कही, शायद आपको पता भी होगा, दिल्ली जी। विश्वविद्यालय के में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 3 साल 4 साल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जी। जो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। जर्मन है, फ्रेंच है और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। एमए लेवल पे तो आपके जापानीज है, चाइनीज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग एक, जिसे हम कहते हैं कि कुछ चीज़ों को इस जवाब देने से पहले मैं आपको एनईपी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्वालिटी बताऊंगा कि एक बच्चा 1 साल जिसे हम पढ़ा और वो किसी वजह से पर्सनल रीजन से या किसी फैमिली रीजन से आगे नहीं पढ़ पा रहा अगले साल, तो वो हम ब्रेक ले सकता है। और जो उसने 1 साल में पढ़ाई की है, वो एक तरह से उसके क्रेडिट्स या कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट आ गया है एनईपी में, वो अपने संभाल के रख सकता है। उसको हम कहते हैं, जिससे पहले स्टार्ट हुआ उसको डिजी लॉकर कहते थे, अब उसको हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहते हैं। उसमें वो रख सकता है और 1 साल के बाद वापस आके फिर वो वहां से शुरू कर सकता है, और जो उसने फर्स्ट ईयर में क्रेडिट अर्न किए थे वो अपनी नेक्स्ट डिग्री के लिए उसको यूज कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब पढ़ना चाहें, और अगर आप स्लो पढ़ना चाहें आप स्लो पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हम 1 साल 2 सेमेस्टर में 22 + 22 44 क्रेडिट नॉर्मली देते हैं, लेकिन अगर बच्चा किसी वजह से नहीं कॉप अप कर रहा तो वो 18 क्रेडिट भी ले सकता है पर सेमेस्टर में। और अगर वो ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा भी ले सकता है, अप टू 26 क्रेडिट वो अर्न कर सकता है पर सेमेस्टर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है स्लो, फास्ट और नॉर्मल वे में पढ़ने की। और अब आपके मूलभूत क्वेश्चन पे आते हैं कि जो हम ये फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, कई बार हम अपनी एक सिस्टम को के पैरेलल में एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कम्युनिकेट टू अदर्स। तो लोग इस वजह से लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट या मेन टारगेट एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन या मल्टी डिसिप्लिन में हो सकता है, तो वो उसको एड ऑन कोर्सेज इज अ राइट वर्ड, तो वो एड ऑन के लिए वो कोर्सेज पढ़ता है। इस तरह के कोर्सेज 1 साल 2 साल के कोर्सेज दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में रन होते हैं, जैसे रामजस कॉलेज में भी है, ठीक है, उसको हम स्कूल ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस कहते हैं, और इस तरह के और भी कॉलेजेस में है। बट ये सब जो कोर्सेज रन होते हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत होते हैं, और उनका कोर्स, उनके एग्जाम दिल्ली विश्वविद्यालय कराता है। ये एक तरह से एड ऑन कोर्सेज हैं। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लोग जो इस फॉरेन लैंग्वेज को अपना डिसिप्लिन बना के पढ़ना चाहते हैं, उस तरह के कोर्सेज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अवेलेबल हैं, और ये एड ऑन कोर्सेज हैं जो हम नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में रन करते हैं। वो जो आप नॉर्मल अपनी एनईपी यूजीसीएफ के अंदर पढ़ रहे हैं उसके अलावा होते हैं। हाँ, इसके अलावा मैं भी अभी साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ, तो उसके साथ मैं अलग से ये लैंग्वेज सीख रही हूँ एक कॉलेज से। तो इससे जो ग्लोबल एजुकेशन है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक तरीके से कनेक्शन बन रहा है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक वर्ड यूज किया, मैं आपको फिर ये ग्लोबल वर्ड के बारे में बोलूं। हम तो हमेशा ही विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो मैं उस एस्पेक्ट पे ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन हाँ, आपके इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि एनईपी में अगर आप चाहें तो ये लैंग्वेज अपना मल्टी डिसिप्लिनरी में भी ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ग्लोबल पढ़ भी सकते हैं, अर्थात अगर आप चाहें तो एक पूरे का पूरा एक सेमेस्टर किसी विदेश
यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं, और उसमें जो आप क्रेडिट अर्न करेंगे वो क्रेडिट आपके मान्य होंगे आपकी यहाँ के डिग्री के लिए। इसको हम कहते हैं ट्विन डिग्री, अर्थात एक सेमेस्टर। अब एक सेमेस्टर इसलिए रखा गया क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आधा सेमेस्टर वहाँ पढ़ेंगे आधा सेमेस्टर वहाँ पढ़ेंगे। जो हमारा पढ़ाई का यूनिट है वो पूरा एक सेमेस्टर होता है। तो एक सेमेस्टर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसकी गाइडलाइंस है जो दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे अवेलेबल है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाके कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। नेचुरली वो कोर्सेज वो होंगे जो इलेक्टिव होंगे, ठीक है, वो कोर नहीं हो सकते। कोर आप यहाँ पढ़ेंगे तो नेचुरली अगर आप अपना थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में अगर बाहर जाके पढ़ते हैं, और अगर हाँ इसमें फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेन है वो तो बच्चे को अपने लेवल पे ही डील करने पड़ेंगे। लेकिन इस तरह के MOU कुछ कॉलेजेस, कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय में है, और अगर कोई बच्चा किसी और कंट्री में जिसका इंटरनेशनल रैंकिंग है, उस रैंकिंग के यूनिवर्सिटी में जाके एक सेमेस्टर पढ़ता है और जो रफली 22 क्रेडिट के आसपास है, वो वहाँ से पढ़ के उनके ग्रेड लाके दिल्ली विश्वविद्यालय उन ग्रेड को आपके ग्रेड में मिला के आपको डिग्री देने के लिए भी तैयार है। थैंक यू सर आपको ये बताने के लिए। उसके अलावा जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा मैसेज है कि आजकल इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और आप बच्चे इस वक्त जो जिस तरह का स्टूडियो एनवायरनमेंट आपने बनाया है वो टेक्नोलॉजी आप लोग हमारे से ज़्यादा अच्छी समझते हैं जी। लेकिन किसी भी चीज का यूज और मिसयूज दोनों होता है। सो इट इज टू एक्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द गुड एंड बैड विच मेक्स इट। लोग कहते हैं कि बाहर कम खाइए, लेकिन हम बाहर फिर भी खाते हैं, लेकिन इतना खाइए कि आपकी तबीयत खराब ना हो। सो सिमिलरली टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज में, समाज में, परिवार में, वैल्यूज में एक्ट ऑफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट है। दूसरे की इज्जत करिए, और देश के प्रति अगर हम थोड़ा सा ज्यादा सोचेंगे तो मुझे लगता है कि 2047 से पहले ही हम एक विकसित राष्ट्र होंगे। थैंक यू सो मच सर आपके इनसाइट्स के लिए। आपका टाइम हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल था। एंड इसी के साथ बस इतना ही। मिलते हैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चर्चा से संभव है, और अभी जो हमने बात की उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।